हरे कृष्णा। मैं हिमांशी चौधरी अनंत योगा एकेडमी से। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो 2018, 2021 और 2023 के कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। उनका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से लर्निंग कीजिएगा। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू। तब देखिए, हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो पहले क्वेश्चन आपके आ चुके हैं उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसे पढ़िए और आप इसका आंसर टाइप करके मुझे बताइए। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या लग रहा है आपको आंसर इसका। चलो देखो, मैं बताती हूँ। फंडामेंटल रिसर्च होता है जहाँ पे हम नए सिद्धांत बनाते हैं, नई चीजें खोजते हैं, नई चीजें फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका फाइंडिंग आउट। ठीक है, बेसिक रिसर्च जो मौलिक शोध होता है वहाँ पे हम फाइंड करते हैं, खोज करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का तो हम रिसोर्सेज एनरिच, हम वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, ना ही वहाँ पे हम किसी थ्योरी को बिल्ड कर रहे हैं, ना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिव। यहाँ पे हम चीजों को खोजते हैं, फाइंडिंग करते हैं। अप्लाइड का क्या होता है, यहाँ पे हम डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिद्धांत का निर्माण के माध्यम से प्रभाव देखते हैं। मैंने बताया था जब बेसिक रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे हम फाइंड करते हैं, चीजों को पता लगाते हैं, और जो प्रभाव का जो है, जो हमने सिद्धांत बनाए हैं उनका प्रभाव का हम किसमें देखते हैं, अप्लाइड रिसर्च में, कि उनका इफेक्ट कैसा है। प्रैक्टिकली जो चीजें देखते हैं हम अप्लाइड में देखते हैं। उसी तरह से एक्शन में देखते हैं कि इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। तो आप क्या करते हैं, स्थिति का सुधार। मैंने बोला था अगर आपकी किसी भी रिसर्च में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करते हैं, स्थिति में सुधार लाने की कोशिश कर। प्रचलित का यहाँ पे देखो वर्ड ही आ गया। प्रचलित का मतलब है कि तुरंत जो आपके सामने प्रॉब्लम आई है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार ला रहे हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट ही रहेगा, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, थर्ड का थर्ड ही रहेगा, फोर्थ का फोर्थ ही रहेगा। फिफ्थ इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका थर्ड। थर्ड आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन समझना था और आगे चीजें लेके चलनी थी। जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं, अगर आपने वो समझ लिए, कुछ वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन इसमें, वो फाइंड आउट करने पड़ते हैं हमें। सेकंड है आपका रिसर्च का, 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बताइए, एक्शन रिसर्च के बारे में है। विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च। प्लान करेंगे, फिर एक्ट करोगे, फिर आप ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद लास्ट में आप रिफ्लेक्ट करोगे। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है। तो अभी मैंने आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ाया था। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च से आपका ये क्वेश्चन है। स्टेप्स आपको देखने हैं किसके बाद कौन सा आता है। एक एक करके चारों स्टेप्स देखिए, पूरा टाइम लीजिए और बताइए। देखो सबसे पहला वाला देखो, सजेस्टेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो अब सबसे पहले सॉल्यूशन तो देते नहीं हो, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, डिड्यूसिंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ द सॉल्यूशन। देखो समस्या का प्रस्तावित समाधान, समाधान आप सबसे लास्ट में देते हो, तो समाधान स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। समाधान के परिणामों को निगमित करना, परिणाम भी आप एकदम से आगे नहीं ला सकते। समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, स्थिति को तो अनुभूत तो आप पहले करोगे, सबसे बाद में जाके क्यों कर रहे हो। कठिनाई की पहचान, ये भी आपको पहले करना है। समाधान का परीक्षण ये आपका बीच में आएगा, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमने डाटा का कलेक्शन जो है हम एनालिसिस कर रहे हैं, जनरलाइजेशन से पहले कर रहे हैं ना। तो ये सब चीजें इसमें ऊपर नीचे दे रखे हैं। इसके बाद है समस्या की स्थिति को अनुभूत करना। आपने समस्या को ढूंढा, वास्तविक समस्या की पहचान करना और उसकी परिभाषा देना।
तो आपने समस्या को ढूंढा तो उसको आपने पहचान भी की और परिभाषा भी दे दी। फिर आपने हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है। यहाँ पे पूरा आ जाएगा, प्रॉब्लम का आ जाएगा 2 स्टेप, ठीक है। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस बनाया, फिर आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, और फिर आपने क्या किया, उसका परीक्षण किया। तो लास्ट में परीक्षण। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। समस्या को परिभाषित किया आपने, समस्या के कारणों की पहचान की, समग्र को परिभाषित किया, प्रतिदर्श का चयन किया। और देखो ये भी ऊपर नीचे हो रखा। पहले आपने परिभाषित कहाँ करा, सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम लेनी है ना। आपने डिफाइन क्यों कर दिया प्रॉब्लम को, पहले तो आपको प्रॉब्लम लेनी है, तो ये भी गलत हो गया। कारण मूलक कारकों की पहचान करना, समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना बनाना, प्रतिदर्श का चयन करना, आंकड़ों का संग्रहण, सामान्यकरण और निष्कर्षों पर पहुंचना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कारकों की आपने पहचान कर ली। समस्या कहाँ आ गई, समस्या तो आपने बाद में ले ली, यहाँ पे पहचान क्यों करने लगे, पहले आपको समस्या लेनी है। तो सही कौन सा लग रहा है आपको, सेकंड वाला सही है ना। सबसे आपने क्या लिया, समस्या ली है आपने, तो परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन आएगा। उसके बाद आपने क्या किया, लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम, आपने उसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में बताया। फिर आपने हाइपोथेसिस बनाई, उसके बाद आपने उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढे, उसके बाद आपने टेस्ट किया हाइपोथेसिस को। लास्ट में हाइपोथेसिस हम टेस्ट करते हैं, तो सही आंसर रहेगा आपका इसका सेकंड वाला। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एथिक्स से संबंधित है। शोध प्रबंध के निर्धारित प्रारूप के अनुसरण करते हैं, तो क्या है, फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ थीसिस। तो क्या हम यहाँ पे थीसिस की बात करते हैं एथिक्स में, या फिर हम डेटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्या हम यहाँ पे गुणात्मक और मात्रात्मक की बात की है हमने यहाँ पे, कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी, मैंने कुछ बताया आपको एथिक्स में। यहाँ पे हमने क्या पॉपुलेशन के बारे में बात की है, कि आपको पॉपुलेशन डिफाइन करनी है, पॉपुलेशन के बारे में बताना है, या मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च होनी चाहिए, आपको एविडेंस लेने चाहिए। कौन सा सही लग रहा है, इसका राइट आंसर रहेगा फोर्थ। आपको रिसर्च जो करनी है एविडेंस बेस्ड करनी है, आपको मन गढ़ंत चीजें नहीं लिखनी है। अभी मैंने बोला था कि आपको मन गढ़ंत चीजें नहीं लिखनी है, पूर्वाग्रह से बचना है। आपको सारी चीजें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिकली चीजें करके देखनी है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन को परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे, पॉपुलेशन के बारे में नहीं बताते हैं हम, यहाँ पे बात करते हैं हम एविडेंस की। एथिक्स में हम जब भी बात करते हैं, नैतिकता में हम जब भी बात करते हैं, हम करते हैं एविडेंस की बात, ठीक है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको देखकर आपको, अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसे पढ़ोगे, समझते हो, तो देखो क्या निकलता है रिजल्ट। किसने बताया है, रेनू? हम्म, बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड। देखो हम क्या करते हैं, आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आश्रय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में फेर किया जाता है, हेरफेर किया जाता है। आश्रित का मतलब होता है आपका डिपेंडेंट, और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट। तो हम डिपेंडेंट को देख के ही तो चीजें हेरफेर करते हैं, चीजें बदलते हैं इंडिपेंडेंट में। बाकी चलो ये कॉन्सेप्ट भी मत समझो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। आप यहाँ पे देखो, अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, तो ये केवल एक्सपेरिमेंटल में हो सकते हैं, केस स्टडी, एक्सपोस्ट फैक्टर और डिस्क्रिप्टिव। इन तीनों जो है, तीनों रिसर्च है, इसमें आप केवल डिस्क्राइब करने की बात करते हो, जो सिचुएशन आपके सामने दी गई है ना, उसको केवल आप चीजों को बताओगे, ना कि वहां पे आप प्रैक्टिकली करोगे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही हम 2 वेरिएबल ले सकते हैं, बाकी इन तीनों में नहीं ले सकते, ये याद रखना। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये मैं बता चुकी हूँ अभी, एम्पिरिको, इंडक्टिव, पैराडिग्म, अनुभवजन्य जो चीजें थी, ठीक है। अनुभवजन्य, आगमनात्मक, प्रतिमान। अनुभव को यहाँ पे इंद्रियानुभविक भी बोला हुआ है। क्या बताया था मैंने आगमनात्मक प्रतिमान में, कि ये प्रोसेस पे चलता है, ना कि हमारे प्रोडक्ट या आउटकम पे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट सही रहेगा भाई, बोलो। अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, ना कि सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से। ये सही है, गलत है? ठीक है, ए सही रहेगा। इसके बाद
तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन से समर्थित जो एकल उद्देश्यात्मक वास्तविकता की मान्यता पर आधारित है, ये गलत है। अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन्न होता है, क्या ये सही है? प्रैक्टिकल मतलब जो पार्टिसिपेट हैं उस पे डिपेंड, मतलब उसको देखते हैं ना, उसका पर्सपेक्टिव कैसा है वो देखते हैं ना हम, जो आपका पार्टिसिपेंट है। सी सही रहेगा। डी पूर्ण संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास करता है, तो जनरलाइजेशन तो वहीं आएगा जहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो जनरलाइजेशन भी हम नहीं कर सकते, तो ये भी आपका गलत होगा। तो दो सही रहेंगे आपका, ए और सी। तो राइट आंसर रहेगा आपका फोर्थ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सैम्पलिंग मेथड्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने पढ़े हैं चारों मेथड आपके बहुत इजी थे, सिंपल भी, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर स्नोबॉल। पढ़ो और क्वेश्चन बनाओ। अच्छा देखो मैं बताती हूँ, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, एक तो था हमारा रैंडम जो प्रोबेबिलिटी में था। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या है हमारा, रैंडम का मतलब है कि आप सभी को मौका दे रहे हो। जो रिसर्च है उसमें आप सभी को पूरा पूरा मौका दे रहे हो, आप यहाँ पे बायसनेस नहीं कर रहे हो कि हम अपने ही लोगों को लेंगे। तो रैंडम का मतलब ही है आप रैंडमली डेटा कलेक्ट कर रहे हो। मैंने बोला था बर्फ पड़ी है वहां पे बॉल डालो तो आगे जो बर्फ है लिपटती जाती है, जो बर्फ है उस पे वो लिपटती जाती है। तो अगर आप एक लोग को पकड़ोगे तो बाकी के लोग भी हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, डी का आ गया आपका फर्स्ट। अगर आपने डी का फर्स्ट लगा दिया तो आपका यही क्वेश्चन सही हो जाता है, लेकिन हम सेकंड आपका आंसर रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि आपका जो है सिंपल रैंडम किस में आएगा। तो इसका आंसर रहेगा ए, आपका फोर्थ में आएगा। इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने सैम्पलिंग मेथड अच्छे से पढ़े हैं तो आप इजीली ये क्वेश्चंस कर लोगे। तो ए का आपका फोर्थ हुआ कि आप पूरा पूरा अवसर देते हो। ठीक है, सिंपल रैंडम में। इस तरह में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, आप पूरा जो है यादृच्छिक लेते हो। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम की बात कर रहे हैं तो यादृच्छिक ही आ जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से आप ग्रुप में से, ठीक है, इस तरह से आप रैंडमली चूज करते हो। और जो आपका क्लस्टर है उसमें तो आप ग्रुप को ही ले लेते हो, मैंने बताया था आपको। ठीक है, उसे जो आपने इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर ग्रुप के ग्रुप आप ले लेते हो। इस तरह से जरूरी नहीं है अगर आपको क्वेश्चन सही होगा, लेकिन आपको चारों पॉइंट्स मिलाने चाहिए क्वेश्चन से। ऐसा नहीं कि अभी तो फर्स्ट चलो इसी में ही था, केवल अगर दूसरे में आ जाता तो बाकी के पॉइंट्स भी आपको देखने थे। बी सी ए, आपने स्नोबॉल तो चलो सही कर दिया, बाकी की चीजें भी तो देखनी पड़ती। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बना के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर दो। एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च की बात हो रही है कि एक्शन रिसर्च में क्या होता है और अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, इसलिए बोल रही हूँ एक्शन रिसर्च इज यूज्ड प्राइमरी टू इम्प्रूव अ गिवन सिचुएशन बाय अ प्रैक्टिशनर। तो आपको इम्प्रूव करना होता है किसी सिचुएशन को, आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो ना एक्शन रिसर्च में, क्या ये सही है गलत है? ठीक, ठीक है, पहला तो आपको कॉन्सेप्ट क्या हुआ, सही है। अब आपको दूसरा वाला देखना है, अप्लाइड रिसर्च के बारे में क्या बोल रहे हैं कि अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। तो हमने बोला था कि फंडामेंटल में आप क्या करते हो, प्रिंसिपल्स बनाते हो। तो अप्लाइड के ऐसे ही बोल रहे हैं कि आप जो एक्सप्लोर कर रहे हो एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेशन आप देख रहे हो जो प्रिंसिपल्स पहले से बनाए गए हैं। क्या ये वाला भी सही है अप्लाइड रिसर्च का? हम्म, इसमें क्या है, पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। जो पहले से सिद्धांत बने हुए हैं उनका आप प्रयोग करके देख रहे हो क्या ये अप्लाइड रिसर्च सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके कौन सा आंसर सही रहेगा? ठीक है, दोनों आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सही है। अगर आपने एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च अच्छे से पढ़ा है तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च थीसिस के बारे में है कि जो शोध प्रबंध में एक विहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है।
कि जो है आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट मिलता है, स्टाइल मिलता है, ठीक है, रेफरेंसिंग का, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। क्या यह सही है कि गलत है? इसके बाद है दिस इंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स। ये इंश्योर करता है कि आपको रिसर्च एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? एथिक्स का और आपके फॉर्मेट से कोई रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है कि आपका जो रेफरेंसिंग स्टाइल है, रेफरेंस देखो एपीए एमएलए कई तरह के रेफरेंस होते हैं, जहाँ पे भी आप पब्लिकेशन करोगे, जहाँ पे भी आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, उसके फील्ड के अकॉर्डिंग आपका जो रेफरेंसिंग स्टाइल चलता है। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, जब आप रिसर्च थीसिस लिख रहे हो तो आपको फॉर्मेट में काम करना पड़ता है और प्रॉपर एक रेफरेंसिंग स्टाइल आपको बताया जाता है, उसी में काम करना पड़ता है। लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। एथिक्स का जो है थीसिस से अभी कोई मतलब नहीं है। एथिक्स हम तब फॉलो करते हैं जब आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से अनुसंधान में आचार नीति का अनुपालन निश्चित हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा थर्ड, ठीक है। ए सही है और आर गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 2023 का, जो अभी पेपर हुआ है हाल ही में, जून 2023 का, वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हर पेपर में आपके रिसर्च के 5 क्वेश्चन आते हैं। 23 में भी आपके 5 क्वेश्चन आए हैं। आपको 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपको पढ़ना है सही से और आंसर करना है। देखो एथनोग्राफिक के बारे में बताया था मैंने, नृजातीय शोध किसी सार्वजनिक या सामाजिक स्थापना का अभिगम प्राप्त करना। अभिगम क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज प्राप्त करना, ठीक है। वो आपका नृजातीय शोध है। क्या हम, मैंने नहीं बताया था नृजातीय शोध में क्या होता है? हम किसी संस्कृति, किसी सामाजिक जो सोशल जो है हमारा पब्लिक है, उनकी सेटिंग के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट तो आपका सही है, बताओ सही है नहीं? दूसरा है आपका अभिगम और सहभागिता के संदर्भ में, ठीक है। प्रकट और प्रच्छन्न नृजाति वर्णन के मध्य कोई अंतर नहीं है। अब मैंने आपको प्रकट में बोला था कि आप रिसर्च बता के करते हो कि भाई हम आपकी संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में आप ओवर्ट में क्या करते हो? बता के करते हो। और कोवर्ट में क्या करते हो? आपका प्रच्छन्न में आप जो रिसर्च करते हो उसमें छुपा के करते हो। तो दोनों सेम है कि अलग है? अलग है। तो ये क्या बोले? अलग नहीं है। तो क्या रहेगा? ये गलत है कि सही है? गलत हुआ। ये अंतर तो है भाई दोनों में, तो ये तो गलत हुआ। अंतर नहीं है कैसे हुआ? अंतर है, दोनों में अंतर है। तो इसी का राइट आंसर क्या होगा बताओ? पहला सही है और दूसरा गलत है। कौन? थर्ड हुआ इसका आंसर, ठीक है। ये थर्ड जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही हुआ। तो ये जून 2023 का क्वेश्चन है। एथनोग्राफिक आपकी जो रिसर्च है, पिछली बार, इस बार जो है 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। अब आगे भी पढ़ोगे एथनोग्राफिक, उससे पहले आप ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में देखो। क्वांटिटेटिव में आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो इसमें क्या आएगा? क्वांटिटी में क्या करते हैं हम? मात्रा में क्या करते हैं? परिमाण, मात्रा, मैंने दोनों नाम बताए थे इसके, ठीक है। मात्रात्मक या परिमाणात्मक बोल सकते हो, क्वांटिटी रिसर्च बोल सकते हो। तो क्वांटिटी में हम क्या क्या करते हैं? माप लेते हैं, कारणता, प्रतिकृति, सांख्यिकी विश्लेषण का अपवर्जन, मानकीकरण को कम महत्व देना। इसमें बोल रहे हैं कि हम मेजरमेंट लेते हैं, हम कोज के बारे में, कारण के बारे में बताते हैं। हिंदी में मैं तुम्हें थोड़ा इजी कर देती हूँ। इसमें क्या बोला है? माप लेते हैं किसी चीज का, ठीक है। हम क्वांटिटी में हम किसी चीज के कारण का पता लगाते हैं। हम रेप्लिकेशन, प्रतिकृति करते हैं, मतलब किसी रिसर्च का जो है, हम अगर कोई रिसर्च पहले से हो चुकी है उसे दोबारा से घुमा, दूसरे एस्पेक्ट से हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्वांटिटेटिव में रेप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फिर डी बोला है कि एक्सक्लूजन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कि जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, जो सांख्यिकीय विश्लेषण होता है, उसको नहीं करते हम, अपवर्जन कर देते कि हमें सांख्य की क्या जरूरत है, संख्या की क्या जरूरत है, सांख्यिकी क्यों चाहिए? ऐसा है क्या क्वांटिटेटिव में? मानकीकरण को हम कम महत्व देते हैं, स्टैंडर्ड्स को, स्टैंडर्ड का जो है वो हम कम करते हैं। तो क्या ये पांचों में से कौन से जो 3 पॉइंट हैं जो हमारे सही होंगे? बताओ। क्वांटिटेटिव के बेस पे परिमाणात्मक शोध के अंतर्गत हमें क्या लेना चाहिए? देखो मैंने आपको बताया था, जब हम रिसर्च करते हैं ना एक्सपेरिमेंटल, तो वो साइक्लिक होती है रिसर्च,
तो आप सबसे ज्यादा यहाँ रेप्लिकेशन प्रतिकृति में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो हाँ, हम रेप्लिकेशन करते हैं क्वांटिटी में। अगर कोई रिसर्च आपका किया है आपने, उसे आप दोबारा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो कभी कर ही नहीं सकते। तो रेप्लिकेशन आप रिपीट भी कर सकते हो, आप कोर्स का पता लगाते ही है, मैंने बताया था आपको। कारण का पता लगाते हैं, यहाँ नंबर की तो बात होती ही है भाई, क्वांटिटेटिव रिसर्च में नाप तो हम लेते ही हैं। तो कौन सा राइट आंसर रहेगा आपका? ABC। ठीक है। बाकी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको एक्सक्लूड कैसे कर दें, कैसे निकाल दें हम, ठीक है, अपवर्जन कैसे कर दें। तो ये जो भारी भारी वर्ड्स आते हैं ना, एक्सक्लूजन अपवर्जन, यही आपकी लुटिया डुबाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो 2 पॉइंट्स है ये आपके गलत हैं। ठीक है, हमें इम्पोर्टेंस हर चीज को देनी है, स्टैंडर्ड भी देखना है आपको, मानकीकरण भी देना है आपको, सांख्यिकीय विश्लेषण भी देना है, ये दोनों नहीं निकालने हैं। तो हमारे पांचों इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 2 को निकाल दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम अपवर्जन कर रहे हैं, दूसरा हम कम महत्व दे रहे हैं। अगर इसमें कम वर्ड नहीं होता और अपवर्जन नहीं होता, ठीक है, सांख्यिकीय विश्लेषण का महत्व होता, तो बिल्कुल सही होता है आंसर, पांचों पॉइंट हमारे सही होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे ABC 3 पॉइंट ही सही होंगे, बाकी 2 के हमारे गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी एथनोग्राफिक रिसर्च मैंने आपको बताई थी, तो उसमें क्या होता है, किसके बेसिस पे होती है। और मेन यहाँ पे आपको पॉइंट बताया कोवर्ट के बारे में, गुप्त के बारे में, गुप्त जो हमारा था, प्रच्छन्न गुप्त, उसके बारे में, एथनोग्राफी के बारे में कि क्या होगा इसमें। अब देखो, हमने एथिक्स पढ़े थे ना, एथिक्स में क्या पढ़ा था, हमें जो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में, जो पार्टिसिपेंट हैं जहाँ पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं, उसको बताना चाहिए, हमें उन्हें कंसेंट लेना है भाई। ठीक है, कंसेंट लेना है हमें कि हाँ भाई, हम आपके ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं। लेकिन कोवर्ट में क्या कर रहे हैं हम? गुप्त रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको क्या सही लगेगा आपको? एथिकल इशू है, हम इथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं कोवर्ट रिसर्च में। तो इसमें हम हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा, एथिकल इश्यूज, हमारी जो नैतिकता है वो हम भूल के इस रिसर्च को कर रहे हैं। कोवर्ट रिसर्च में जो है इन एथनोग्राफी, उसमें हम नैतिक मूल्यों का ध्यान नहीं कर रहे हैं, हमारे बीच में एथिकल इश्यूज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैं बता चुकी हूँ, अब इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उससे संबंधित है ये। अगर आप उसे समझते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता है आपका संभावित। ठीक है, जो मैंने आपको संभावित पढ़ाया वही है आपको प्रायिकता प्रतिचयन या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो उसका क्या गुण है आपके पास? बायसनेस मैंने आपको बताया था कि बायसनेस इसमें नहीं होती है, इसमें आप रैंडम सिलेक्शन करते हो ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, रैंडम सिलेक्शन करते हो यहाँ पे। एक्सीडेंटल आपका तो नॉन प्रोबेबिलिटी में आ गया, बायसनेस आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपना सैंपल साइज कलेक्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा थर्ड, यहाँ पे आपका रैंडम सिलेक्शन होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, आपको एक्सीडेंटल का पता है, सैम्पलिंग साइज, बायसनेस क्या होते हैं वो पता है, ये सारी चीजें फिर आपकी नहीं रहेंगी। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन 2023 का, जो अभी जून में हुआ है, उसका ये क्वेश्चन है। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ आए और आप कर सको। यहाँ पे अभी क्वांटिटी की बात की थी, तो अब यहाँ पे आपको क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे क्वालिटेटिव में है आपका लेस स्ट्रक्चर्ड होता है। मैंने 2 रिसर्च बताए थे आपको, एक था आपका स्ट्रक्चर्ड और दूसरा था आपका अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में तो आपकी क्वांटिटी वाली आ गई थी, ठीक है, और अनस्ट्रक्चर्ड में आपकी क्वालिटी को लेते थे हम। ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर्ड क्वालिटी, तो फर्स्ट पॉइंट है जो आपका लेस स्ट्रक्चर्ड मतलब अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब हाँ, फर्स्ट पॉइंट तो आपका सही है। तो 2 में आ रहा है ए। अब आपको बाकी के देखने हैं कौन से में आएगा। इट रिफ्लेक्ट्स ए रिसर्चर्स कंसर्न, इसमें शोधकर्ता के सरोकारों का प्रतिबिंब मिलता है। तीसरा है इंटरव्यूज अलाउड टू रैम्बल, तो यहाँ पे हम बातें करने की अनुमति, बेसिर पैर की हम बातें कर सकते हैं कि नहीं क्वालिटी में।
तो ये चौथा आपका द इंटरव्यू है स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस। अगर आपने ऊपर बोला ना लेस स्ट्रक्चर्ड है, तो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस को तो आप लो ही मत, तो ये तो आपका नहीं होगा, डी तो नहीं होगा। तो यहाँ पे डी तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, अब कौन सा ले भाई? ये आपका फ्लेक्सिबल होता है, तो हाँ क्वालिटेटिव फ्लेक्सिबल तो होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? फोर्थ। ये रिसर्च आपके फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होती। दूसरा, इसमें आप रेम्बल कर सकते हो, क्योंकि सी आपका चौथे चारों में है, तो सी तो होना ही होना है। बाकी आपका ए और ई भी आपका इसका कैरेक्टर है। तो राइट आंसर इसका रहेगा 4। ठीक है, आगे होंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था।